हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए। एक और सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याकरण वाणिज्य, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन चर्चा कर रहे थे सहायक भैया। सहायक भैया की अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी कि कौन कौन सी सहायक भैया होती है। आपकी कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, बिल रिसीवेबल है और आपकी बिल्स पेबल है, प्रॉपर जर्नल है। इस पे अपन ने थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली थी। फिर अपन ने एक डिस्क्रिप्टिव चर्चा, क्योंकि सहायक भैया है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। मैं आपको बता दूं कि सहायक भैया है वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका जो सिलेबस है उसमें भी ये स्पष्ट लिख रखा है कि जर्नल और सब्सिडायरी बुक्स के बारे में आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है ना। तो वैसे तो देखो, अपन देखते हैं सिलेबस, तो सिलेबस में तो हर पॉइंट दे रखा है, तो ये नहीं मान सकते कि भाई पॉइंट दे दिया तो वो पॉइंट ही पूछेगा। सिलेबस में बहुत सारी बातें होती हैं, वो अपने को समझनी होती है। तो सहायक भैया के बारे में अपन थोड़ी सी गहनता से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि सहायक भैया से क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है ना। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ी को डिस्क्रिप्टिव लेके चल रहे हैं। साथ में सहायक भैयों में एक डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, वो भी लिखा जाता है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेबिट नोट है कौन लिखता है, क्रेडिट नोट कौन लिखता है, डेबिट नोट को कौन स्वीकार करता है, क्रेडिट नोट को कौन स्वीकार करता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें छोटी छोटी है, हो सकता है आपने ये पढ़ी भी होंगी, आपने अपने हिसाब से तैयारी की है तो निश्चित रूप से पढ़ी है, लेकिन फिर भी अपना टारगेट ये है कि अपने को फर्स्ट ग्रेड लगना है। तो अपने को जो अपने पास तो है उस नॉलेज को तो काम में लेना ही है, और बाहर से भी अपने को जानकारियां मिलती हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, उनको हमें इकट्ठा करना है ना। ठीक है, तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सहायक भैयों के बारे में चर्चा करते हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे क्रय वापसी भई, यानी परचेज रिटर्न बुक। इससे पहले जो अपना जो सेशन हुआ था उस पे अपन ने आपकी क्रय भई के बारे में चर्चा की थी कि भाई उधार खरीदे गए माल का लेखा है वो किस भई में होता है, आपकी क्रय भई में होता है। ये अपन ने चर्चा की थी। निश्चित रूप से जिन विद्यार्थियों ने हमारी क्लास को देख लिया है वो हैंड्स नोट तैयार कर लें। जो अभी हमारे साथ जुड़े वो फटाफट से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा जब जब कोई भी वीडियो अपडेट किया जाता है तो उसकी सूचना आपको मिल सके। साथ में वीडियो को भी अपने साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी घर बैठे हुए अकाउंटेंसी के जो आधार स्तंभ है, जो भैया होती हैं, या अकाउंटेंसी के जो बेसिक रूल है उनके बारे में उनको भी जानकारी मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करें आज का सेशन। तो आज के सेशन में सबसे पहले अपनी क्रय वापसी भई यानी परचेज रिटर्न बुक। इसमें क्या होता है कि जब अपन किसी से उधार माल खरीदते हैं, है ना, तो उधार माल खरीदते हैं तो वहां पर उसकी एंट्री किस में की जाती है, आपकी परचेज बुक में की जाती है। लेकिन जो उधार माल आपने खरीदा था वो किसी भी कारणवश, चाहे माल आपका बढ़िया नहीं है ना, चाहे आपकी उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है, जितनी क्वालिटी में मंगाया था, क्वांटिटी में मंगाया था उतनी क्वांटिटी में नहीं है ना, पैकिंग में दिक्कत है ना, डिस्काउंट प्रॉपर नहीं मिला है ना, माल की जो आपने जो माल मंगाया था वो माल नहीं है प्रॉपर, है ना, किसी भी कारण से आपने जो माल उधार खरीदा था अब आप वापस रिटर्न कर रहे हो तो वो आपका परचेज रिटर्न बुक में उसकी एंट्री की जाएगी, है ना। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं कि ऐसी पुस्तक जिसमें क्रय किए गए माल की वापसी का लेखा किया जाता है उसे क्रय वापसी भई कहते हैं, है ना। ऐसी पुस्तक जिसमें क्रय किए गए माल की वापसी का लेखा किया जाता है उसका अपन एंट्री किस में करते हैं, क्रय वापसी भई में करते हैं। ये क्रय वापसी क्यों होती है? नंबर एक, माल दोषपूर्ण है, डिफेक्टिव है या घटिया किस्म का है ना, क्वालिटी बढ़िया नहीं है, तो इस वजह से माल अपन वापस कर सकते हैं। नंबर दो, माल दिखाए गए नमूने के अनुसार नहीं है। कई बार जो कंपनी होती है वो उस क्रेता को नमूना भेजती है कि अपन इस प्रकार का माल है वो आपको डिलीवर कर रहे हैं,
है ना, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में क्या होता है, वैसा माल उसके पास नहीं पहुंचता है तो वो भी उस माल को वापस रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। और क्या है, माल निर्धारित अवधि में न भिजवाया गया हो अथवा देरी से भेजा गया हो। कई बार क्या होता है, जैसे एक विशेष सीजन का जो सामान होता है ना, वो या तो आप देरी से पहुंचता है या जिस अवधि में आपने मंगाया था उसमें नहीं पहुंचता है, तो आपका उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, तो आप रिटर्न कर देते हो। जैसे अपने आप जानते हो कि मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति पर पतंग उड़ते हैं, है ना, तो अब आपने मान लो पतंगों का ऑर्डर दिया कि भाई आपको 10 जनवरी तक पतंग मिल जाने चाहिए, और वो पतंग है किसी भी कारणवश 18 जनवरी को मिलते हैं, 16 जनवरी को मिलते हैं, तो फिर आपके किस काम के रहेंगे, कोई काम के नहीं रहेंगे। तो निर्धारित अवधि में न भिजवाया जाए या देरी से भेजा जाता है तो भी माल को वापस किया जा सकता है। और क्या होता है, माल आदेशानुसार नहीं भिजवाया गया, जो माल आपने ऑर्डर किया था वो माल सेम नहीं आता है, जिस क्वालिटी, जिस क्वांटिटी, जिस प्रकार का माल आपने ऑर्डर किया था वो नहीं आता है, तो इस कारण भी आप जो खरीदा गया माल है वो वापस कर सकते हो। माल रास्ते में खराब हो गया हो, आपने जो माल मंगाया है वो आपके पास बैड कंडीशन में पहुंचा है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, वो खराब है, इस वजह से भी आप उसे वापस लौटा सकते हो। ठीक है। और कौन से कारण हो सकते हैं, तो ये मुख्य रूप से यही कारण होते हैं कि भाई आपको माल है क्वालिटी, क्वांटिटी या कोई खराब है या आदेशानुसार है, निर्धारित अवधि में नहीं है, निर्धारित नमूने में नहीं है, डिफेक्टिव है, दोषपूर्ण है, किसी भी कारण से आपको वो माल पसंद नहीं आता है, वो आप माल रिटर्न करते हो, वो आपका क्रय वापसी बही में उसका लेखा किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या, जब ऐसी कंडीशन आती है कि क्रेता ने जो माल खरीदा था अब वापस विक्रेता को भेजता है, तो ऐसी कंडीशन में एक नाम पत्र जिसे अपन डेबिट नोट है वो बनाना पड़ेगा, है ना। ये बनाएगा कौन, ये बनाएगा आपका क्रेता। ये कौन बनाएगा, क्रेता बनाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो डेबिट नोट कौन लिखता है, डेबिट नोट है वो क्रेता लिखता है, और क्रेडिट नोट कौन लिखेगा, वो आपका विक्रेता लिखेगा। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, क्रेता विक्रेता को नाम पत्र यानी डेबिट नोट बनाकर भेजता है ना। कौन बनाएगा, क्रेता बनाएगा, किसके लिए, विक्रेता के लिए डेबिट नोट, जिसमें विक्रेता का नाम, माल का विवरण तथा वापसी का कारण लिखा जाता है। उस डेबिट नोट में उस विक्रेता का नाम, सेलर का नाम, उस माल का विवरण और वापसी का क्या कारण है वो कारण लिखता है ना। डेबिट नोट यह प्रदर्शित करता है कि क्रेता ने विक्रेता का खाता चाही गई छूट राशि से डेबिट कर दिया है ना, चाही गई छूट राशि से क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया। विक्रेता द्वारा क्रेता को इस संबंध में एक आपका जमा पत्र यानी क्रेडिट नोट है वो तैयार करके भेजा जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आपका डेबिट नोट है वो क्रेता लिखता है और क्रेडिट नोट है वो विक्रेता लिखता है। ओके, कौन लिखता है, विक्रेता लिखता है, ये अपने को ध्यान में रखना। ठीक है। तो जो विक्रेता है वो डेबिट को प्रदर्शित करता है, यानी आपका डेबिट नोट है वो डेबिट करता है। तो इसमें क्या है, जो क्रेडिट नोट है वो यह प्रदर्शित करता है कि विक्रेता ने क्रेता का खाता है वो छूट राशि के साथ क्रेडिट कर दिया गया। तो क्रेडिट नोट क्या साबित करेगा कि भाई अपन ने उस क्रेता को क्रेडिट कर दिया, और डेबिट नोट ये साबित करेगा उस विक्रेता को अपन ने डेबिट कर दिया, क्योंकि उठाने वाले को नाम करते हैं तो ये अपन कर देते हैं। ठीक है। और क्या बातें हैं कि क्रय वापसी की स्थिति में प्रत्येक क्रेता द्वारा डेबिट नोट की 2 प्रतियां है वो तैयार की जाती है, ये ध्यान रखना है ना। क्रेता वो कितनी प्रति तैयार करेगा, क्रेता द्वारा 2 प्रति है वो तैयार की जाएगी। उसमें एक जो ओरिजिनल कॉपी है वो भेज दी जाती है विक्रेता के पास, और जो फोटोकॉपी है, डुप्लीकेट कॉपी है वो अपने पास रिकॉर्ड के रूप में रख ली जाती है। तो डेबिट नोट है वो 2 प्रतियों में तैयार होगा, जिसमें से मूल प्रति विक्रेता को भेज दी जाती है। जो ओरिजिनल कॉपी है वो किसको दी जाती है, विक्रेता को दी जाती है। और जो दूसरी प्रति है, डुप्लीकेट कॉपी है, डुप्लीकेट कॉपी का क्या किया जाता है, मूल प्रलेख के साथ कार्य करती है, यानी अपने उन डॉक्यूमेंटों के साथ उन्हें संलग्न कर दिया जाता है जो इस बात को प्रूफ करते हैं कि अपन ने माल वापस लौटा दिया है ना। ठीक है। क्रय वापसी बही में इस खाने में डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की संख्या लिखी जाती है ना। जो आपका जो खाना होगा उसमें डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की संख्या लिख देंगे।
क्रय वापसी बही को बंद करते समय परचेज रिटर्न अकाउंट CR लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? परचेज रिटर्न अकाउंट CR लिखा जाता है, क्योंकि अपन को पता है कि जो माल खरीदते हैं तो वो डेबिट होता है, जो माल बेचते हैं वो क्रेडिट होता है ना। और जो माल आपने खरीदा वो रिटर्न कर रहे हैं तो वो आपका क्रेडिट होता है, और जो माल आपने बेचा है अब आपको रिटर्न प्राप्त हो रहा है वो आपका डेबिट होता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो क्रय वापसी बही को बंद करते समय आपका परचेज रिटर्न अकाउंट है वो क्रेडिट लिखा जाता है। ठीक है, समझे मेरी बात? बताओ, देखिए कहां तक समझ में आया? क्योंकि अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। आप सब ने पढ़ी है, लगभग आपने 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल पीजी भी आपने की है। हो सकता है पीजी तो मान लो आपने इकोनॉमिक्स या बीएडएम से कर ली हो, लेकिन अकाउंटेंसी का भी उतना ही वेटेज है जितना आपका इकोनॉमिक्स और बीएडएम का है ना। और अकाउंटेंसी है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है अगर आप उसको मन लगाकर पढ़ते हो। क्योंकि मैंने ये देखा है कि आपने जब पढ़ी होगी तो उस समय भी आपने पूरा ध्यान नहीं लगाया होगा। जो बच्चे ध्यान से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, उनके तो ये चीज़ें वो क्लियर होती है, बस दिमाग में थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। जो ही पढ़ते तो वापस उनके दिमाग में आ जाती है। लेकिन फिर भी आपने पढ़ा है, अब आपके पास एक मौका है रिवीजन करने का, इनको पढ़ने का और इनको समझने का। ये चीज़ आप पढ़ लोगे और समझ लोगे तो फिर आपको कंपटीशन एग्जाम में फिर दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अकाउंटेंसी के आप कोई पुराने क्वेश्चन है वो भी देखोगे ना तो क्वेश्चन इजी आते हैं, लेकिन उनको पढ़ने की आवश्यकता होती है। अगर आपने पढ़ लिया है सही तरीके से तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रश्न एक तो ये बनता है कि डेबिट नोट कौन लिखता है और क्रेडिट नोट कौन लिखता है, डेबिट नोट कितनी प्रतियों में तैयार होता है ना, मेन कॉपी कौन रखता है और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो कौन रखता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और साथ में आपका परचेज रिटर्न अकाउंट है वो क्रेडिट किया जाता है ना। ठीक है, बढ़े आगे देखते हैं। इसके बाद आती है आपकी क्रय वापसी बही के बाद विक्रय वापसी बही, यानी सेल्स बुक, विक्रय बही, वापसी नहीं, विक्रय बही है ना। विक्रय बही में क्या होता है, इसमें जो माल अपन उधार बेचते हैं उसका लेखा किया जाता है। जो माल अपने उधार बेचा है उसका लेखा किस में होता है? आपका सेल्स बुक में होता है। यानी फर्म द्वारा जिस माल का व्यवसाय किया जाता है ना, फर्म द्वारा जिस माल का व्यवसाय किया जाता है उसके केवल उधार विक्रय का लेखा विक्रय बही में किया जाता है ना। फर्म भाई माल तो वही होगा ना उसके लिए जिसका वो व्यवसाय करेगी। तो फर्म द्वारा जिस माल का व्यवसाय किया जाता है उसके केवल उधार विक्रय का लेखा है वो आपका विक्रय बही में किया जाता है। इस बही में बीजक यानी जो आपका इनवॉइस होता है बीजक के आधार पर लेखा किया जाता है। किसके आधार पर लेखा किया जाता है? बीजक के आधार पर लेखा किया जाता है। विक्रय बही को विक्रय बीजक पुस्तक है ना, जो आपकी सेल्स बुक है उसको विक्रय बीजक पुस्तक यानी सेल्स इनवॉइस बुक या विक्रय जर्नल, सेल्स जर्नल या दैनिक विक्रय बही, सेल्स डे बुक भी कहा जाता है। इतने इनके नाम हो सकते हैं है ना। ये अपने को ध्यान में रखना क्या है, जो आपकी बुक है उसको अपन क्या कह सकते हैं? सेल्स इनवॉइस बुक भी कह सकते हैं, सेल्स जर्नल भी कह सकते हैं, सेल्स डे बुक भी कह सकते हैं। इतने इसके नाम बनते हैं क्योंकि इसमें आप जिस वस्तु का व्यापार करते हैं उसका आपने उधार बेचा है उसका लेखा आपका इस विक्रय बही में किया जाता है ना। और इस बही के अंत में सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट कर दिया जाता है। लिखकर इसे क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? सेल्स अकाउंट CR लिखकर क्रेडिट लिखकर इस खाते को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, समझ गए? आगे मेरे आगे समझ में आई नहीं आई है ना। विक्रय बही हो गई, बड़े आगे देखते हैं। ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ सेल्स डे बुक है ना। ये इसका फॉर्मेट है, 5 कॉलम होते हैं, इसमें 6 कॉलम हो गए। पहला डेट का कॉलम होता है, इसमें डेट लिखी जाती है। जो आपका पर्टिकुलर है इसमें इसका विवरण लिखा जाता है। इनवॉइस नंबर यानी जो आपका बीजक है उसके बिल के क्रमांक संख्या डाली जाती है, कितने नंबर है। LF यानी लेजर फोलियो हो जाएगा। डिटेल यानी उसका थोड़ा सा विवरण। और लास्ट में डिटेल का मतलब जैसे अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो जैसे मान लो ये 10,000 है
और 1000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो यहाँ पर अपने को कितने लिखने हैं, 9000 रुपये लिखने हैं, है ना। तो इस तरीके से इसका विवरण है वो दिया जाता है। ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ सेल्स डे बुक, डेट, पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर, LF डिटेल और टोटल अमाउंट। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे देखें। आगे क्या चीज है, तो आगे देखते हैं। अब उसके बाद आती है आपकी विक्रय वापसी बही, है ना, सेल्स रिटर्न बुक। विक्रय वापसी बही यानी सेल्स रिटर्न बुक। अब इसमें क्या होता है, जो माल आपने उधार बेचा है, जो माल उधार बेचा है वो किसी भी कारण से वापस आता है तो इसका लेखा इसमें किया जाता है। क्या है कि उधार क्रय किया हुआ माल, है ना, किसी भी कारण विशेष से विक्रेता को वापस किया जाता है तो विक्रेता द्वारा इसका लेखा विक्रय वापसी बही में किया जाता है, जिसको सेल्स रिटर्न बुक में, ठीक है, एंट्री होती है ना। इस बही को आंतरिक वापसी बही यानी रिटर्न इनवार्ड बुक भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है इस बुक को, ये ध्यान रखना अपने को, है ना। इस बुक को रिटर्न इनवार्ड बुक भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ये क्रय नहीं, ये विक्रय होगा, ये है ना उधार विक्रय। उधार, ये थोड़ा सा देख लेना आप दोबारा, उधार विक्रय है। उधार विक्रय किया हुआ माल को किसी भी कारण से वापस प्राप्त होता है तो उसका लेखा आपको सेल्स रिटर्न बुक में किया जाता है, जिसे रिटर्न इनवार्ड बुक भी कहते हैं। ठीक है, माल वापस आने पर एक जमा पत्र, जिसे क्रेडिट नोट है, 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। डेबिट नोट है वो क्रेता तैयार करता है 2 प्रतियों में, जबकि क्रेडिट नोट है वो विक्रेता तैयार करता है 2 प्रतियों में। ठीक है, तो माल वापस आने पर जमा पत्र यानी क्रेडिट नोट है वो 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। जमा पत्र की जो मूल प्रति है वो संबंधित ग्राहक को भेजकर उसके व्यक्तिगत खाते को जमा कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। और विक्रय वापसी बही में लेखा क्रेडिट नोट के आधार पर किया जाता है। जो आपकी सेल्स रिटर्न बुक है उसमें जो लेखा है वो आपका क्रेडिट नोट के आधार पर किया जाता है। एक निश्चित अवधि के अंत में विक्रय वापसी बही को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट लिखकर उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है परचेज अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स परचेज बुक है वो आपकी डेबिट होगी, सेल्स बुक है वो आपकी क्रेडिट होगी। परचेज रिटर्न आपकी क्रेडिट होगी और सेल्स रिटर्न आपकी डेबिट होगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, जो माल आपने उधार विक्रय किया वो किसी भी कारण से वापस लौटता है तो उसका लेखा आपको सेल्स रिटर्न बुक में करना है। इसको रिटर्न इनवार्ड बुक भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए जो विक्रेता है वो क्रेडिट नोट है वो 2 प्रतियों में तैयार करता है। एक प्रति जो ओरिजिनल होती है वो उस क्रेता को भेज दी जाती है और जो कार्बन कॉपी है वो फोटोकॉपी कह दो, कार्बन कॉपी कह दो, वो अपने पास रख लेता है और उसके आधार पर उस क्रेता को क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट यानी जमा कर दिया जाता है ना। और अंत में सेल्स रिटर्न अकाउंट DR लिखकर उस खाते को बंद कर दिया, है ना। कंडीशन विक्रय वापसी की भी वही कंडीशन होगी कि आपने घटिया माल भेज दिया, क्वांटिटी सही नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है, जो माल सैंपल में दिखाया था वो नहीं है ना, समय पे आपने नहीं भेजा है ना, पैकिंग सही नहीं है, रास्ते में खराब हो गया है, किसी भी कारण से हो सकता है, वो फिर जो आपका क्रेता है उसने वो माल वापस लौटा दिया। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में विशेष जागरूक रहने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, बढ़े आगे आती है आपकी मुख्य जर्नल प्रॉपर जर्नल, है ना। अभी ये क्या होती है, जर्नल को एक सहायक बही माना गया है ना, जर्नल को एक सहायक बही माना जाता है। ऐसे व्यवहार जिनका लेखा अन्य सहायक बहियों में आपने नहीं किया है, चाहे वो आपकी कैश बुक हो, चाहे वो आपकी परचेज बुक हो, चाहे वो आपकी सेल्स बुक हो, चाहे आपकी सेल्स रिटर्न बुक हो, चाहे आपकी परचेज रिटर्न बुक हो, चाहे आपकी बिल रिसीवेबल हो और चाहे आपके बिल्स पेबल हो, उसका लेखा जिस पुस्तक में किया जाता है उसका मुख्य जर्नल कहते हैं। यानी ऐसे व्यवहार जिनका लेखा आपने सहायक बहियों में नहीं किया है उनका लेखा
जिस पुस्तक में किया जाता है उसे मुख्य जर्नल कहते हैं, प्रॉपर जर्नल कहते हैं, जर्नल प्रॉपर कहते हैं। मुख्य जर्नल का प्रारूप तो इसमें लेखे करने के नियम जर्नल के समान ही है, अलग कोई जर्नल नहीं है। ये तो आपकी सामान्य जो जर्नल होती है उसी का प्रारूप होता है और उसी के जो नियम है वो लागू यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने देखो सहायक बहियों में मैंने अपने चर्चा की थी। सहायक बहियों में आपकी एक होती है कैश बुक होती है ना, एक तो होती है कैश बुक, दूसरी होती है आपकी परचेज बुक होती है, तीसरी होती है आपकी सेल्स बुक, चौथी होती है आपकी सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, पांचवी होती है आपकी परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, 6 नंबर होती है आपकी बिल्स रिसीवेबल बुक्स, 7वीं होती है आपकी बिल्स पेबल बुक और 8वीं होती है आपकी प्रॉपर जर्नल। ये आपकी सहायक बहिया होती है। इन सहायक बहियों में अपन ने देखो इसका अध्ययन कर लिया है ना, इसका अध्ययन कर लिया, सेल्स को वो पढ़ लिया, सेल्स रिटर्न पढ़ लिया, परचेज रिटर्न पढ़ लिया और आपकी प्रॉपर जर्नल पढ़ लिया। इसमें अपन ने 3 को छोड़ा है, एक तो आपकी कैश बुक को, एक बिल रिसीवेबल और बिल पेबल को। अब ये 3 इसलिए छोड़ी है क्योंकि कैश बुक में आपकी कौन कौन सी होती है, कैश बुक वो एक स्तंभीय, द्विस्तंभीय और त्रिस्तंभीय होती है, तो वहां पर इसकी अलग से अपन चर्चा करेंगे। साथ में बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल के लिए आपका विनिमय बिल, उसका अलग से टॉपिक दे रखा है, उस पर यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। तो अपने को ये चीज पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, 3 को अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ये कुछ प्रविष्टियां हैं, उन पे अपन थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। क्या है, पहली होती है आपकी प्रारंभिक प्रविष्टि यानी ओपनिंग एंट्री। कौन कौन सी ओपनिंग एंट्री होती है उस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो ओपनिंग एंट्रियों में कौन कौन सी होती है कि देखो इसमें क्या लिख रखा है कि गत वर्ष के चिट्ठे से लिए गए संपत्ति और दायित्वों के शेष को नए लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में लिखने के लिए जो प्रविष्टि की जाती है उसे प्रारंभिक प्रविष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अपना वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो इस 31 मार्च को जो क्लोजिंग था, इस 31 मार्च को जो क्लोजिंग होता है वो अगले साल वो क्या हो जाता है, आपका ओपनिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, अगले साल वो आपका ओपनिंग हो जाता है। तो इस क्लोजिंग को आपने ओपनिंग बनाया है, उसकी एंट्री को अपन क्या कहते हैं, प्रारंभिक प्रविष्टि कहते हैं। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी असेट्स अकाउंट डीआर, संपत्तियों में वृद्धि होती है तो अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो असेट्स अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज और टू कैपिटल, है ना। आपका इक्वेशन भी होगा ए बराबर एल प्लस सी, यानी जो असेट्स है वो आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होती है, ये इसका समीकरण होता है। तो प्रारंभिक प्रविष्टि में आपकी प्रविष्टि हो जाएगी असेट्स अकाउंट या टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रारंभिक प्रविष्टि। 2 नंबर देखते हैं आगे, अशुद्धि सुधार। इसका एक अलग से वैसे टॉपिक आएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, लेकिन फिर भी अशुद्धि सुधार की प्रविष्टि है ना, रेक्टिफिकेशन एंट्री। इसमें क्या होता है, कोई भी गलती हो जाती है उसमें सुधार करते हैं, है ना। गलती कहाँ कहाँ हो सकती है, आपने खतौनी करते समय कोई गलती कर दी, योग या शेष निकालते समय अथवा अन्य कारणों से लेखा करते समय जो अशुद्धि हो जाती है उनको सुधारने की प्रविष्टियां इस बही में की जाती है। इसमें अशुद्धि सुधार किया जाता है। ठीक है, इसमें आपकी कोई भी अशुद्धि है उसको सुधार किया जा सकता है। ठीक है, बढ़े आगे आते हैं स्थानांतरण प्रविष्टि, ट्रांसफर एंट्रीज। ये क्या होती है, जो खाते किसी अन्य खाते के भाग होते हैं उन्हें वर्ष के अंत में स्थानांतरित करने हेतु इस बही में
लिखा जाता है ना। जैसे आपका जो क्रय वापसी खाता है उसको क्रय खाते में ट्रांसफर करते हैं, है ना। जो आपका क्रय वापसी खाता है उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, क्रय खाते में। विक्रय वापसी खाता है उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, विक्रय खाते में। उसी प्रकार जो आपका आहरण खाता है उसको ट्रांसफर करेंगे पूंजी खाते में। तो ये आपकी स्थानांतरण प्रविष्टियां या ट्रांसफर एंट्रीज हो सकती है। यानी इसमें क्या होता है, जो खाते वो उन्हीं से दूसरे खाते से रिलेटेड होते हैं, एक ही जैसा होता है। कुल मिला के जैसे अपन परचेज था और परचेज 10 लाख का था, उसमें से 1 लाख रुपए परचेज रिटर्न हो गया तो वो घटाएंगे, 2 लाख होगा अपना एक्चुअल परचेज। तो वो करने के लिए क्या करते हैं, उस बही में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्रय वापसी बही है वो आपके क्रय खाते में हो जाएगी, सेल्स रिटर्न है वो सेल्स में हो जाएगी, ड्राइंग है वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये हो जाती है आपकी ट्रांसफर एंट्रीज। ठीक है, बढ़े आगे। आगे आती है आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज, समायोजन प्रविष्टियां। एडजस्टमेंट एंट्रीज ये होती है आपकी जो कंपनी फाइनल अकाउंट तैयार करने के बाद कोई त्रुटि रह जाती है तो उस त्रुटियों में सुधार करने के लिए आपका जो से एक्रूड है, अनअर्न्ड है, आपका आउटस्टैंडिंग है, आपका कोई प्रीपेड है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर डेटर्स है, बैड डेब्ट्स है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मैनेजर कमीशन है ना, पूंजी पर ब्याज है, ये सारे के सारे आपके समायोजन प्रविष्टियों में इनको शामिल कर। यानी इस वर्ष के अंत में ऐसी मध्य जिन्हें लिखा नहीं गया अथवा समायोजित नहीं किया गया किसी भी कारण से, तो इस वही में समायोजन प्रविष्टियों के माध्यम से ये प्रविष्टि की जाती है, जिसमें आपका अंतिम स्टॉक हो सकता है, अदत्त हो सकता है, पूर्वदत्त हो सकता है, उपार्जित आय हो सकती है ना। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक, अगर इंग्लिश में बात करें तो अदत्त यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, पूर्वदत्त यानी प्रीपेड एक्सपेंसेज, उपार्जित यानी एक्रूड, इनकम। तो इसको भी अपन इसमें शामिल कर सकते हैं किसमें, समायोजन प्रविष्टियों। ठीक है, हो गई, बढ़े आगे। इसके बाद आती है आपकी अंतिम प्रविष्टियां, इसको अपन कहते हैं क्लोजिंग एंट्री, है ना। अब इसमें क्या होता है, अंतिम खाते तैयार करते समय माल अथवा अवास्तविक खातों को अपने व्यापार या लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करते समय जो प्रविष्टियां की जाती है उसे अंतिम प्रविष्टियां कहते हैं। अंतिम खाते यानी आपका ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, उनको आप तैयार कर रहे हो तो उस समय आपके कोई माल खाता है या कोई आपका अवास्तविक यानी नॉमिनल अकाउंट है ना, उसको अपन स्थानांतरित करते हैं किसमें, लाभ हानि खाते में, ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो वहां पर ये क्लोजिंग एंट्रीज के रूप में जानी जाती है। ठीक है, जैसे आपका कोई भी खर्चा है ना, कोई भी आय है, उसको अपन कहाँ दिखाते हैं, जितने भी जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो P&L में, इनडायरेक्ट इनकम है वो P&L में, और जो आपकी डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, और लास्ट में आती है आपकी विविध प्रविष्टियां, मिसलेनियस एंट्री, है ना। ऐसी मध्य जो अन्य सहायक बहियों में नहीं लिखी जाती है तथा बार बार न होने वाली स्वभाव की होती है, इन्हें मुख्य जर्नल में लिखा जाता है ना। स्थायी संपत्तियों का उधार क्रय विक्रय, कौन कौन से होते हैं, स्थायी संपत्तियों का उधार क्रय विक्रय करते हैं, माल चोरी होना, माल दान में देना, माल का अग्नि से नष्ट होना, माल का स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए उपयोग होना, माल नमूनों के रूप में बांटना और असंदेह ऋण, ये आपकी मिसलेनियस यानी विविध प्रविष्टियों में इनको शामिल करते हैं। यानी ये खर्चे बार बार नहीं होते, बार बार न होने वाले स्वभाव के होते हैं, इन्हें मुख्य जर्नल में लिखा जाता है। जैसे अपन स्थायी जो फिक्स एसेट्स हैं उनको खरीदते हैं, बेचते हैं, माल चोरी हो जाता है, माल बाढ़ में बह जाता है, माल भूकंप, है ना, भूकंप द्वारा तो भूकंप से नुकसान हो सकता है ना, माल अग्नि से नष्ट हो जाता है, माल का स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए आहरण होता है, माल को फ्री सैंपल में बांटते हैं या कोई असंदेह ऋण होता है, तो ये आपका किस में आता है, विविध प्रविष्टियों में इसको अपन शामिल करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आज के इस सेशन में अपन ने जो सहायक बहिया है
उसके बारे में चर्चा की, और साथ में जो कुछ प्रविष्टियाँ होती हैं, आपकी ओपनिंग प्रविष्टि है, क्लोजिंग प्रविष्टि है, समायोजन प्रविष्टि है, स्थानांतरित प्रविष्टि है, मिश्रित प्रविष्टि है, उसके रिलेटेड भी अपन ने आज के सेशन में चर्चा की है। निश्चित रूप से जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होगी। अगर आपको लगता है कि उपयोगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि भाई कौन कौन ऐसे विद्यार्थी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और उनका इतना सिलेबस अभी तक कवर हो गया, या साथ में किसी विशेष टॉपिक में उनको कोई ऐसी समस्या लगती है कि भाई ये चीज़ अपने पास उपलब्ध नहीं है, अगर ये मिल जाती तो अपन और बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी अपन आपको उपलब्ध करवा देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम आपको उपलब्ध नहीं करवाएंगे। बशर्ते बस अपना टारगेट ये है कि कॉमर्स का विद्यार्थी इस प्रकार से ना रहे कि उनको ये प्लेटफॉर्म है वो उपलब्ध नहीं हो रहा। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको घर बैठे एक बढ़िया तैयारी करने का अवसर मिले, ताकि आपको कहीं जाना भी नहीं पड़े और मैटर भी आपको घर बैठे उपलब्ध हो जाए, क्योंकि ये टेक्निकल ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है ना। तो इसका आपको फ़ायदा उठाना है और घर बैठे आपको बढ़िया तैयारी करनी है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।